बंगाल का रक्तकाल। बंगाल में सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार दमदम से डरा देने वाली खबर सामने आई है। यहां बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर हथियार बंद बदमाशों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा परिवार डरा और सहमा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस दौरान हमलावरों ने एक 70 साल की महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस वारदात को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि घर का एक सदस्य बीजेपी कार्यकर्ता है। सियासी हिंसा से जुड़ी इस खबर ने एक बार फिर से बंगाल की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। আমি কথা তো বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। बंगाल में सियासी रंजिश की खौफनाक तस्वीरें। आधी रात के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार पर हमला। 70 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वारदात अंजाम देने का आरोप। फिर सवालों में बंगाल की कानून व्यवस्था। उत्तर 24 परगना के दमदम से आई ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि 70 साल की इस महिला के साथ जिस बर्बरता से पेश आया गया है उसे ना तो शब्दों में बयां किया जा सकता है और ना ही स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा सकते हैं। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस महिला को इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि इसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है। खुद सुनिए इस महिला की जुबानी, जिसके परिवार पर आधी रात के बाद हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोला। আমি কথা তো বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। ছেলেকে মেরেছে, আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। इस वारदात को बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर अंजाम दिया गया। परिवार का दावा है कि हथियारबंद बदमाशों ने न सिर्फ बुजुर्ग महिला की पिटाई की बल्कि उसके बेटे के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने रात करीब 1:30 बजे का वक्त चुना। आरोप है कि इस हमले के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोपाल मजूमदार के घर पर तोड़फोड़ भी की। फिलहाल इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि टीएमसी हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। पार्टी का दावा है कि ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई का हिस्सा है। অন্যটাই মিথ্যে কথা। এই ধরনের ঘটনা সারা উত্তরবঙ্গে কোথাও হয়নি। আপনারা জানেন যে 2019 সালে নির্বাচনে জেতার পরে 6 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল কুণ্ডুকে তার বাড়ির সামনে তাকে খুন করে। তারা এই 6 নম্বর ওয়ার্ডকে যেহেতু বর্ডার সংলগ্ন ওয়ার্ড, বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এনে ওই জায়গাটা তাকে দখল করার চেষ্টা করছে। এবং কালকের যে রাত্রের ঘটনা, আমি সকালবেলা খবর নিয়ে দেখলাম কিছু দল জয় শ্রীরাম করতে করতে নব বিজেপি এবং পুরনো বিজেপির উপরে হামলা হয়। वहीं बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की ये तस्वीरें टीएमसी की बौखलाहट का नतीजा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कद ने मौजूदा सीएम ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। सुनते पाई আমার কর্মী গোপাল মজুমদারকে এখানকার তৃণমূলী দুষ্কৃতীর দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ওর ঘরে ঢুকে দরজা ভেঙে ওর উপরে চড়াও হয় এবং রক্তপাত করে দেয় মেরে এবং তার মায়ের উপরে চড়াও হয়। এখানকার দুষ্কৃতীর নাম করেই বলছি, কমল সাহা বলে একজন রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় ত্রাস ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার নেতৃত্বে এই ঘটনাটা ঘটেছে এবং তার তীব্র আমরা নিন্দা করি এবং এই নিন্দা এবং এই আক্রমণের বিরোধিতা করে আমরা আগামী দিনে তার তীব্র বিরোধিতা করে আন্দোলনের পথে নামব।
बंगाल के दमदम में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पिटाई का यह मामला सियासत के गलियारों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंच गया है। अभिनेता मनोज जोशी ने बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई के मामले को बेहद शर्मनाक करार दिया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बंगाल में सियासत का स्तर बुरी तरह गिर गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में राजनीति का स्तर बुरी तरह गिर गया है। उधर आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता रमेश नायडू ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस मामले की कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने इस बेहद गंभीर मामले को टूलकिट मामले की आरोपी दिशा रवि से भी जोड़ दिया और विरोधियों को अपने निशाने पर ले लिया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को इसलिए पीटा क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का सपोर्टर है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। जिन लोगों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर आवाज उठाई, आज उनका मुंह सिल गया है। बंगाल में बीजेपी के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो टीएमसी का नया नामकरण ही कर दिया है। बुआ वर्सेस बेटी, इस लड़ाई में मामा कितना बदलाव ला पाएंगे? देखिए, ये कोई केवल भुआ बेटी की लड़ाई नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई है। तबाह कर दिया पहले कम्युनिस्टों ने किया, बाद में ममता दीदी ने किया, टीएमसी ने किया। टीएमसी का नाम ही हो गया है तोड़ो मारो काटो। शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार की नीतियों पर भी करारा वार किया। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार के कार्यकाल में उन योजनाओं की लगातार अनदेखी की गई जिनके जरिए एक बड़े तबके को फायदा पहुंचाया जा सकता था। सरकारी योजनाओं का पैसा टीएमसी वाले खा जाते हैं। ये चुनाव कटमनी को कट करने का चुनाव है, तोलाबाजी टैक्स खत्म करने का चुनाव है, हिंसा से उबारने का चुनाव है पश्चिम बंगाल को। टीएमसी के हाल तो यह है कि गरीबों का राशन खा जाएं, ये तूफान में आपदा राहत के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाएं, ये चिटफंड मनी के नाम पे जनता का पैसा खा जाएं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक पहुंचने ना दें, ये आयुष्मान भारत योजना यहां लागू गरीबों के लिए होने ना दें। ममता दीदी 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज अगर हो जाता प्रधानमंत्री जी की योजना से तो आपका क्या बिगड़ जाता? किसानों को 6,000 रुपए मिल जाते, आपका क्या बिगड़ जाता? ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार ने 5,000 गांवों में हिंदुओं का नामो निशान मिट गया क्योंकि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीएमसी के कार्यकाल में बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, वो भी इसलिए क्योंकि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाया कि श्री राम के नारों और सरस्वती पूजा से परहेज करने वाली ममता बंगाल को बांटने का काम कर रही हैं। आपको तो परहेज है जय श्री राम के नारों से भी। राम भारत के अस्तित्व आराध्य और प्राण है। आपको परहेज है सरस्वती पूजा से। आपने बंगाल को बांट दिया हिंदू और मुस्लिम में। 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हो गए जहां हिंदुओं का नामो निशान नहीं है और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक बार अंग्रेजों ने बांटा था, दूसरी बार आपने बांटने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। ममता बनर्जी के कुछ बोल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज जी। उनका कहना है कि जो गुंडे हैं जो वो बंगाल में शासन नहीं कर सकते हैं, गुजरात बंगाल नहीं चलाएगा। अब गुंडा गर्दी कौन कर रहा है ये सारा देश जानता है। 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बलिदान हुए। ममता दीदी, 300 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, केवल इसलिए कि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, केवल इसलिए कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि बंगाल चुनाव में
हिंसा को लेकर बेहद सख्ती बरती जा रही है। प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक बंगाल में अर्धसैनिक बल की कुल 125 कंपनियां तैनात होंगी, जिनमें बंगाल के अलग अलग जिलों में अर्धसैनिक बल के कुल 11,000 जवान तैनात किए जाएंगे। चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी और हिंसा से बचने के लिए सीआरपीएफ की 60 कंपनियां, बीएसएफ की 25 कंपनियां, एसएसबी की 20 कंपनियां, सीआईएसएफ की 5 कंपनियां और आईटीबीपी की भी 5 कंपनियां बंगाल के सियासी अखाड़े में मोर्चा संभालेंगी। इतनी भारी भरकम फोर्स के बीच बंगाल में चुनाव होने का मतलब यही है कि बंगाल में चुनाव के दौरान भी हिंसा की आग भड़क सकती है। ये एक बड़ी वजह है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल के उन तमाम जिलों में बड़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है जहां हिंसा होने की सबसे ज्यादा संभावना है। फिलहाल चुनावों से पहले जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, और वो है कि बंगाल में गुंडा तंत्र इस कदर हावी हो चुका है कि पुलिस प्रशासन भी इस तंत्र के आगे बेबस है। और अब बात पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अलग अंदाज की। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में सियासत का हर रंग देखने को मिल रहा है। चूंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे सूबे में सियासी पारा पहले से ज्यादा चढ़ा हुआ है, लिहाजा बात टीएमसी की हो या फिर बीजेपी की, लेफ्ट या फिर कांग्रेस की, राज्य की हर बड़ी पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। बंगाल के चुनावी रण में तमाम सियासी पार्टियां अपने तरकश के हर तीर को आजमा रही हैं और इस वक्त बंगाल में रैलियों के दौर में म्यूजिकल महाभारत छिड़ा हुआ है। जी हां, इस बार के चुनाव प्रचार में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर गानों के जरिए तंज कस रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि ऐसे चुनाव प्रचार से दूर रहने वाला लेफ्ट भी इस बार एक गाने के जरिए अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहा है। বাংলায় পদ্ম ফুলার গেরুয়া রঙের ঝড় এসেছে, বদলে যাবে বাংলা। পিসি তুমি ভাইপোটিকে সঙ্গে করে নিয়ে পালাও, গর্ব সোনারে বাংলা। বাংলায় পদ্ম ফুলার গেরুয়া রঙের ঝড় এসেছে, বদলে। हम लोगों की सरकार बनेगी या बम होगा या हम होंगे, फैसला कर लेंगे। या बम होगा या हम होंगे। ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होगे। ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं, खेला होवे निश्चय ही होवे। खेला होवे। बंगाल में चढ़ा सियासी बुखार, दीदी ने छेड़ा खेला होबे राग। भाईरा खेला होवे। बीजेपी का पिशी जाए का वार, পিসি যাও 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 পিসি যাও। बंगाल की म्यूजिकल महाभारत। বাংলায় পদ্ম ফুলার গেরুয়া রঙের ঝড় এসেছে, বদলে যাবে বাংলা। पहले आरोप प्रत्यारोप, फिर रैलियों का दौर, उसके बाद सामने आई पोस्टर वॉर और इन सब के बीच चुनावी हिंसा की डराती हुई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में सियासत का हर रंग और अंदाज देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का मैदान सज गया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी महाभारत में पार्टियां अपने तरकश से तीर निकाल रही हैं। आलम यह है कि कोई भी पार्टी एक दूसरे पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे सूबे में सियासी पारा पहले से ज्यादा चढ़ गया है। बात टीएमसी की हो या फिर बीजेपी की, लेफ्ट या फिर कांग्रेस, राज्य की हर बड़ी पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। अब टीएमसी को ही लीजिए, इस बार विधानसभा चुनावों में पिछली बार की तरह जीत हासिल करना ममता बनर्जी के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ पार्टी बागी नेताओं से परेशान है तो दूसरी तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा दीदी के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है।
इस सब के बीच कांग्रेस और लेफ्ट भी टीएमसी से दूरी बनाए हुए हैं। लिहाजा पार्टी ने वोटरों को लुभाने के लिए अब एक स्लोगन यानी नारे का सहारा लिया है। भाईरा खेला होबे, खेला होबे यानी खेल होगा। दीदी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनावी रैलियों में इस स्लोगन का इस्तेमाल पूरे जोर शोर से कर रही हैं। मकसद है सूबे की बाकी पार्टियों को यह संदेश देना कि देख लेंगे, भाईरा खेला होबे, बक्सा होलो होबे। कमाल देखिए, दीदी का दिया ये नारा अब गाने की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दमदार संगीत और गाने में तीखे तंज लोगों का ध्यान भी खींच रहे हैं और अब तो स्लोगन ने ऐसा तूल पकड़ा है कि टीएमसी समर्थक बाकायदा खेला होबे की धुन पर नाच रहे हैं। टीएमसी को यकीन है कि वो इस गाने की बदौलत न सिर्फ अपने खिसकते वोट बैंक को दोबारा अपनी तरफ खींच लेगी, बल्कि इस गाने की बदौलत लोग एक बार फिर उनके लिए वोट करेंगे। दरअसल दीदी और टीएमसी के तमाम बड़े नेता इस नारे के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ बड़ा खेल होने वाला है। चूंकि टीएमसी की पश्चिम बंगाल में सरकार है, तो लिहाजा इस वक्त पूरे सूबे की सियासत में हर तरफ एक ही गूंज है, खेला होबे यानी खेल होगा। जो मतलब समझने के लिए इतना टाइम लग जाता है, बड़ा बड़ा पंडित दिमाग लगाते हैं। खेला खाली अभी नहीं होगा, आज नहीं होगा, चुनाव का दिन होगा, घर का भीतर में होगा, बूथ का अंदर में होगा। और आप जो छप्पा मारेंगे ना, कोशिश करेंगे ना, तो पंजा काट दिया जाएगा। हमारे এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। दीदी यानी ममता बनर्जी ने एक स्लोगन, एक गाने की शक्ल में बीजेपी की तरफ एक चुनौती को उछाला, तो बीजेपी ने भी ममता के सवाल का जवाब एक गाने से ही दिया। दरअसल बीजेपी भी ममता की शुरू की गई इस म्यूजिकल महाभारत में पीछे नहीं है। बात पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था की हो या फिर टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की, पार्टी ने सियासत के हर पहलू पर गीत बनाए हैं और बीजेपी के समर्थकों की जुबान पर इस वक्त पीसी जाओ का गीत चढ़ा हुआ है। पीसी जाओ यानी बुआ जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी दीदी के स्लोगन का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे रहे हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह तो टीएमसी के खेला होबे स्लोगन का जवाब फेला होबे का नारा बुलंद करके दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो बालूर घाट में पार्टी के रोड शो के बाद ऐलान कर दिया कि इस बार बंगाल में बीजेपी पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। 34 साल लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। क्या बंगाल में विकास किया है? 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार है। क्या विकास हुआ है यहां पर? 5 वर्षों में हम बंगाल की तकदीर को बदल देंगे बहनों भाइयों, तस्वीर को बदल देंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस बार के बंगाल चुनाव में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी का मकसद बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का है, लिहाजा पार्टी का हर बड़ा नेता टीएमसी पर निशाना साध रहा है। इस वीडियो में बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। इस गाने के जरिए बीजेपी ने उन मुद्दों को उठाया है जिन पर पार्टी पिछले कुछ वक्त से लगातार टीएमसी को घेर रही है। आप बोल रहे हैं खेला होबे, इसका मतलब क्या है? आपके लिए यह खिलवाड़ है? यहाँ पे लोगों का भविष्य है, क्योंकि ये राज्य प्राय 5 दशक से इसको मिला शून्य। अब एक बार जनता ने अपना मन बना लिया है
यहाँ पर परिवर्तन लाने का, और इसको बोला जा रहा है पौरे खेला होबे। आपके लिए क्या ये कोई फुटबॉल का गेम है? टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही चुनावी जंग सिर्फ पोस्टरों और गानों तक ही महदूद नहीं है। सोशल मीडिया पर भी दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे को शह और मात देने की महाभारत चल रही है। बीजेपी बंगाल की इस वर्चुअल जंग में भी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 3,57,000 फॉलोअर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के 2,56,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। फेसबुक पर टीएमसी को 13,14,000 लोग फॉलो करते हैं, तो बीजेपी के फेसबुक पेज पर 17,33,000 फॉलोअर हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी इस चुनावी रस्साकसी में सीपीएम भी अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में लगी है। लेफ्ट पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव में टुम्पा ब्रिगेड के सहारे है, यानी सीपीएम ने भी वोटरों को रिझाने के लिए इस बार उसी हथियार का इस्तेमाल किया है जो टीएमसी और बीजेपी दोनों आजमा रहे हैं। सीपीएम ने भी एक गाने का वीडियो बनाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है। सीपीएम ने इस वीडियो के जरिए टीएमसी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। खेला होबे। What is that? We will play. Election is not a play. Politics is not a playing with such and such other things. Unfortunately, BJP and Trinamool, the both ruling parties, they are playing as if with power. दरअसल इस बार के बंगाल चुनाव में सीपीएम और आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच समझौता हो चुका है। आईएसएफ सूबे की 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समझौते के मुताबिक वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस अभी तक इस गठबंधन से बाहर है। जे बंगाल की चुनाव में 2021 जो चुनाव आ रहा है, इसमें वोट बंटवारा होने से हम लोगों का सबका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अगर एक साथ होकर लड़े तो अच्छा होगा। उसी हिसाब से हम लोग ने आवाज़ उठाई है कि जहाँ जहाँ हम सीट देंगे उसी जगह, जो सीट नहीं देंगे बाकी जगह उनको हम सपोर्ट करेंगे। इसीलिए वाम कांग्रेस ने हमारे बात को सपोर्ट किए थे, उनसे बात चल रहे थे। वाम की तरफ से खुलासा किए हैं 30 जगह सीट जहां हम मांगे थे, ज़्यादातर उस जगह को उन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। इन दिनों बंगाल की सियासत किसी हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। बंगाल के चुनाव प्रचार में एक्शन, वॉयलेंस और इमोशनल ड्रामा सभी नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने जिस तेजी से अपनी सियासी जमीन मजबूत की है, उसे देखते हुए तो लगता है कि इस बार के चुनाव टीएमसी पर भारी पड़ने वाले हैं। वैसे भी 2019 लोकसभा चुनावों में मिली कामयाबी के बाद से बीजेपी फ्रंट फुट पर है और टीएमसी अपने बिगड़ते सियासी समीकरणों और बगावत की वजह से बैकफुट पर है। बंगाल की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में किसे हीरो और किसे जीरो बनाएगी, ये 2 मई को पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। और अब आप भारतीय शूरवीरों की पाकिस्तान सरहद पार बैठकर तमाम आतंकी साजिशें बनाता है, लेकिन उसकी हर साजिश या तो सरहद पर ही दम तोड़ देती है या एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान दफन कर दी जाती हैं। ये जानकर आपको देश के सैनिकों पर नाज होगा कि जब वो आतंकवादियों से निपटने के लिए कश्मीर की वादियों में उतरते हैं तो उससे पहले फौलाद फैक्ट्री का रुख करते हैं। ये वो फौलाद फैक्ट्री है जहां आने वाला हर सैनिक आतंकवाद की हर चुनौती से बाहुबली की तरह निपटता है। न्यूज 18 की इस खास रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं कि एलओसी से लेकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों तक और घरों से लेकर जंगलों तक छिपने वाले आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन आखिर कैसे अंजाम दिया जाता है। हर गोली पर आतंकी का नाम, सेना शेर, आतंकी ढेर। आतंक के खिलाफ बिग बैटल।
एक गोली एक आतंकी। भारतीय सेना सरहद पर पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ की कमर कैसे तोड़ रही है, इसको जानने के लिए आपको चलना होगा भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशन पे। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें चारों तरफ से गोलीबारी होती है, घरों से, बंकर से, पहाड़ों से, लेकिन एक भी गोली भारतीय सेना को छू नहीं पाती, जिसकी वजह है कि भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ अजय रहने वाला मिशन चला रही है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे हाईटेक ऑपरेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की है। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ और आतंकियों के खिलाफ कई तरह के ऑपरेशन में जवानों को भेजने से पहले श्रीनगर के 15 कोर बैटल स्कूल में ट्रेन किया जाता है। सेना के जवानों की मुश्किल ट्रेनिंग की ये 3 तस्वीरें देखिए। पहाड़ियों पर आतंकियों से मुकाबला, घर में छिपे आतंकियों को सरेंडर करवाना और इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश। पहाड़ों से लेकर घरों तक आतंकी घटनाओं को हर स्तर पर रोकने के लिए खास तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के कई दौर चलते हैं। यह रेंज CICT इलाके को देखते हुए बनाया गया है। इस रेंज पर एक कैट फायर करता है, जिसमें 10 जवान होते हैं। हर एक जवान बड्डी फेर में फायर करता है। इस रेंज के ऊपर 3 पोजीशनों से फायर किया जाता है: स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और लेइंग पोजीशन। हर एक पोजीशन से फायरर 2 राउंड फायर करता है। यह रेंज उस स्थिति को जाहिर करती है जब टेररिस्ट बिल्डअप एरिया में छुपा होता है और हमारी सिक्योरिटी फोर्स बनावटी और कुदरती आड़ का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट के नजदीक पहुंचती है और उसे बर्बाद करती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सबसे ज्यादा ऑपरेशन पहाड़ों और जंगलों में ही होते हैं, इसलिए सेना के 15 कोर बैटल स्कूल के जाबाजों के लिए ऐसे हालात तैयार किए गए हैं जहां पहाड़ों पर आतंकियों का ग्रुप फायरिंग की पोजीशन में है। ऐसे इलाकों में हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड नहीं कर पाता, लेकिन जमीन पर लेटकर अपने टारगेट पर फायरिंग करनी होती है। फायरिंग करते समय रेंगते हुए आगे बढ़ना होता है ताकि आतंकियों के ग्रुप का कोई भी साथी जिंदा वापस न जा सके। सेना के कॉर्प्स बैटल स्कूल में सैनिकों और अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ हो तो पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है। इस योजना में सैनिक अपनी सुरक्षा और आतंकियों को ढेर करने का पूरा प्लान आंखों के इशारे पर करते हैं। करगिल युद्ध से लेकर कश्मीर के चप्पे चप्पे में छिपे आतंकियों को ढूंढकर मारने की चुनौती की हर तस्वीर आपको यहां नजर आएगी। एयर स्ट्राइक में खड़ी पहाड़ी को कैसे पार किया और पाकिस्तान की आर्मी को कैसे धूल चटाई, यह बात हर किसी को पता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर खड़ी पहाड़ी को पार करना हो तो वो कैसे की जाती है और अपने दुश्मनों का सामना कैसे किया जाता है, यह जवानों को यहाँ सिखाया जाता है। कोर बैटल स्कूल में 2 तरह के ट्रेनिंग कोर्स ऑपरेशनल तरीके से कराए जाते हैं। एक ऑपरेशनल कोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात होने वाले सैनिकों के लिए होता है, दूसरा कोर्स उन जाबाजों के लिए होता है जिन्हें कश्मीर घाटी में ऐसी जगहों पर तैनात किया जाता है जहां अलग अलग तरीके से होने वाली आतंकी घुसपैठ की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम ट्रेनिंग्स को जो भी ट्रेनिंग देते हैं वो इस प्रकार से है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बारे में इन डिटेल में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा गांव या बेल्ट अप एरिया के अंदर अचानक से कंटीजेंसी रेज होती है। रेज हुई कंटीजेंसी के ऊपर किस तरीके से काबू पाया जाता है उसके बारे में इन डिटेल में प्रैक्टिस और जानकारी दी जाती है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान रूल ऑफ एंगेजमेंट के बारे में इन डिटेल में प्रैक्टिकली यहाँ पर जानकारी दी जाती है। कोर बैटल स्कूल में आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल ट्रेनिंग में सबसे पहले यह तय किया जाता है कि दुश्मन अगर किसी खास घर में छिपा है तो उसे कैसे बाहर निकाला जाए। इसके लिए उस घर को चारों ओर से घेर लिया जाता है जहां आतंकियों का ग्रुप छिपा होता है। इसके बाद आतंकियों को सरेंडर के लिए ऐलान किया जाता है। मेजर साहब से डीएसपी साहब निश्चितपणे अगर ये सरेंडर कार्य खिलाफ कम से कम कार्रवाई करना बेये सरकारी नौकरी देना मगर तसे पाई गई ख्यालात की तसे मुआशी बीमार बेनिफिट खानदार करना। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब वो किसी घर में छिप जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो लोगों को बंधक बना लेते हैं। भारतीय सेना को
इन आतंकियों के चंगुल से बंधकों को छुड़ाना और आतंकियों को ढेर करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज अच्छी ट्रेनिंग के चलते इस आसानी से अंजाम दे देते हैं। जब आतंकियों को यह लगता है कि वो अब किसी भी सूरत में बच नहीं सकते और सेना के जवान उन पर गोली नहीं चलाएंगे, तो वो एक एक करके घर से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद सेना के जवान आतंकियों को गिरफ्तार करके घर में बंधक बनाए गए लोगों को आसानी से छुड़ा लेते हैं। हर ऑपरेशन को इतनी हिम्मत और होशियारी से अंजाम दिया जाता है कि आतंकी न तो सैनिकों की चाल समझ पाते हैं और न ही उनके इरादे। एक कम्बाट एक्शन टीम और जहां सेना की छोटी टुकड़ी के ऊपर आधारित है, जिसको कि आप इन फोटोग्राफ के द्वारा बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट क्रॉस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिसके द्वारा हर ट्रेनेज का अपर बॉडी और लोअर बॉडी एंगेज रहता है, जिससे द्वारा उनका फिजिकल फिटनेस बरकरार रहे। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान यूं तो भारतीय जवान अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, लेकिन अक्सर जवानों का मकसद होता है कि सिर्फ एक ही गोली में दुश्मन को ढेर कर दिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी बेगुनाह की जान न जाए और सेना का मिशन भी पूरा हो जाए। सेना के कोर बैटल स्कूल में आतंकवाद से जुड़ी हर स्थिति से निपटने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा तकनीकी चीजें समझाने के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं। एलओसी पर जाने वालों को 14 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। घाटी में तैनात होने वालों को 28 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। सेना को रेंगते हुए दुश्मन तक पहुंचने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। रस्सी के सहारे पहाड़ों को पार कर जाने की ट्रेनिंग और गोलाबारी के बीच आगे बढ़ते रहने का प्रशिक्षण मिलता है। इसके अलावा आईईडी से जुड़ी विशेष क्लास भी चलाई जाती है और विस्फोटक पहचानने और डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन तमाम स्पेशल ट्रेनिंग के बाद कश्मीर में तैनात होने वाले जवान आतंकवादियों का काल बनते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियर जैसे इलाके में तैनात है। इन इलाकों में ऑपरेट करते हुए हमारी सेना को दुश्मन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर के अलावा भी चंद एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और नदी नाले। इन मुश्किलातों को दूर करने के लिए भारतीय सेना को माउंटेनरी इक्विपमेंट दिया गया है। माउंटेनरी इक्विपमेंट की मदद से हम इन मुश्किलातों को आसानी से दूर कर सकते हैं। देश का एक एक कमांडो जब आतंकवाद के खिलाफ उतरता है तो वो दिन रात की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अपने ऑपरेशन को 100% कामयाब बनाने के इरादे से आता है। जाबाजों का हौसला और जमीन से लेकर पहाड़ों तक स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें फौलादी इरादों वाला बाहुबली बनाती है। सेना के कॉप्स बैटल स्कूल की ट्रेनिंग के बाद हर जवान सिर्फ आतंकियों का काल नहीं बल्कि आतंकियों से बचाने वाला मसीहा भी बनता है।